ये चलाते हैं कि दुनिया में हर जगह अनरेस्ट रहे। सद्दाम हुसैन के नीचे खुश थे, वहाँ जाके लोग लीबिया में गद्दाफी के नीचे खुश थे, वहाँ प्रॉब्लम कर दी। लोग यमन में खुश थे, वहाँ प्रॉब्लम कर दी। अफगानिस्तान में कोई ओसामा बिन लादेन नहीं मिला इनको, उन्होंने जाके अटैक कर दिया। तो जहाँ अनरेस्ट फैलेगा इनके आर्म्स एम्युनिशन बिकेंगे। ये ही मेन गेम है। आने वाली दशकों में जब एयर पावर की क्लासेस होंगी एयर ऑपरेशंस के ऊपर, उसके अंदर ये वाली जो ऑपरेशन है सिंदूर में जो एयर ऑपरेशन की गई है, ये एक सिलेबस का पार्ट होगी। कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी और कैसे 90 मिनट के अंदर 11 हवाई अड्डों को हमने उड़ा दिया। आपने हथियारों के बाजार की बात की थी, थोड़ा डिस्कशन होता है या फिर पहली ही बार में ये बोल के कि चाइनीज आइटम तो लेने ही नहीं है, चलेगा कितने दिन पता नहीं है। कानपुर की हाजिर जवाबी बहुत अच्छी है और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो रोजी रोटी चल रही है वो कानपुर के पानी से चल रही है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस वहाँ पे जवाब आते हैं, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कानपुर वाले जब जैसे पड़ोस से चीनी भी मांगनी है ना, हाँ, वो ऐसे मांगते हैं कि अरे दियो चीनी, तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं रहे हैं, वो अपनी वापस मांग रहे हैं। आपको ना वहीं पे ले आते हैं, ज्यादा ना उड़ो तुम। ये भी वर्ड वहीं का ही है, ज्यादा ये एयरफोर्स पे लागू नहीं है। 30 से 31 दिसंबर 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। उसका एक पैर कटने की कगार पे था एंड ही वाज अबाउट टू डाई। अ पर्सन हु वाज अबाउट टू डाई एंड हिज लेग वाज टू बी कट इन 1 year and a few months he is lifted the world cup। जिसने आपके साथ वर्दी डाली हुई है और वो आपके साथ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंतिम शव को जब आप कंधा देते हैं, उससे बुरी फीलिंग नहीं है। He picked up the phone and he told him, "Sir, I am Ayub Khan and your son is in my captivity." So Field Marshal Cariappa tells him, "He no more is my son. He is soldier of this country. Please do not give him any special treatment." So I didn't find very many prominent voices speaking for the services or for the nation. They're quiet. अगर आज आपने रिटायरमेंट नहीं लिया होता तो क्या आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते या आप जहाज में होते? क्या हम चाइना के लिए तैयार हैं? चल रहा है काम। सच में? नमस्कार, मेरा नाम है राघव। वेलकम टू डेयर टू टॉक। जिन सवालों के जवाब हम अभी बहुत बेसब्री से खोज रहे हैं, शायद आज वो जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ हैं एयर मार्शल संजीव कपूर जी। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छे हैं? बहुत अच्छा। अभी ठीक लग रहा है आपको थोड़ा? हाँ, बेटर है। ओके। सबके मन में पहला सवाल यही है कि सारी चीजें हमारे पक्ष में थी, तो फिर सीज फायर क्यों? अगर आप ध्यान दें, ये टिपिकली सीज फायर नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका का फ्रेम्ड वर्ड है सीज फायर। जब 10 तारीख की सुबह हमारे हवाई जहाज़ों ने उनके 11 हवाई अड्डे उड़ा दिए और ऐसे ऐसे टारगेट्स टेक डाउन किए कि उनकी कोर तक हिल गई। उन्होंने अपने वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि इतनी स्विफ्टली और इतनी शिद्दत से हमारे टारगेट्स निकाल दिए जाएंगे इतने कम समय। आने वाली दशकों में जब एयर पावर की क्लासेस होंगी एयर ऑपरेशंस के ऊपर, उसके अंदर ये वाली जो ऑपरेशन है सिंदूर में जो एयर ऑपरेशन की गई है, ये एक सिलेबस का पार्ट होगी कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी और कैसे 90 मिनट के अंदर 11 हवाई अड्डों को हमने उड़ा दिया। और इसके बाद ही दोपहर को 10 तारीख को डीजीएमओ ने कॉल किया हमारे डीजीएमओ को कि साहब लड़ाई बंद कर दीजिए, हम वो करते। तो भारत ने कहा हमारे को थोड़ा सा समय दीजिए। तो जो इंडियन पोजीशन थी उस टाइम पे, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसीजन लिया, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, बट इट वाज कॉल्ड सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। इसी समय पे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मेरी इंटरवेंशन से दोनों देशों के बीच में युद्ध रुक गया। सो ही वांटेड टू टेक द क्रेडिट बिफोर इंडियन लीडरशिप उसके ऊपर कुछ बोल सके। और उसके बाद अचानक से पाकिस्तान ने खुद को विनिंग घोषित कर दिया। आपके व्यूअर्स के लिए और जो यंग जनरेशन है, मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, पाकिस्तान ने आज तक भारत से कोई युद्ध नहीं जीता। बिल्कुल सही। बट उनके देश में, उनके नैरेटिव में, उनकी जनता के लिए उन्होंने सारे युद्ध जीते। उनके देश में 71 वॉर भी नहीं वो हारे। उनके देश में 93,000 प्रिजनर्स जो भारत ने लिए हैं, उसका कहीं मेंशन नहीं है। उनका ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, उसका कहीं मेंशन नहीं है। वो कारगिल में युद्ध हार गए, उसका कहीं मेंशन नहीं है। तो वो जो 65 वॉर में हारे, जो 71 वॉर में उनकी दुर्गति हुई, वो अपने हिसाब से ही नैरेटिव बना के देते हैं। अब जब अगर आपको याद हो 2019 में
हमने बालाकोट स्ट्राइक की, तो बालाकोट स्ट्राइक में अभिनंदन ने MiG-21 से एक F-16 गिराया। हाँ। और सब आई विटनेस ने जो वीडियोस थे उसमें 2 पैराशूट निकले इजेक्शन पे, एक में अभिनंदन था, एक उनका पायलट था। अच्छा। उनका एक जहाज उन्हीं के इलाके में गिरा। बट वो ना पाकिस्तानीज ना अमेरिकन कभी चाहेंगे कि वो नरेटिव दुनिया को दें कि एक रशियन जहाज जो कि 60s एंड 70s की विंटेज का है, उसने हमारे F-16 को गिरा दिया। तो ना तो उसके बाद कोई जिक्र आया। और आपके व्यूअर्स जो अगर जानते हो, 2019 में अमेरिका की दी हुई मिसाइल पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों पे मारी। वो एग्रीमेंट के हिसाब से वो AMRAAM जो मिसाइल है वो भारत के अगेंस्ट नहीं यूज़ होनी चाहिए थी, तो भारत का उसका टुकड़ा भारत में गिरा। तो भारत ने अगले दिन जो प्रेस ब्रीफ की उसमें वो टुकड़ा दिखाया कि ये पाकिस्तान ने AMRAAM यूज़ किया हमारे अगेंस्ट, दुनिया को लाइव दिखाया। उन्होंने बोला जी हम इसका पता लगाएंगे कि क्यों उन्होंने यूज़ किया। 6 साल बीत गए, आज तक ना अमेरिका ने बताया ना पाकिस्तान ने बताया, और दुनिया भूल जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो नैरेटिव बुनते हैं और उनकी जो मदद करते हैं अमेरिकन्स, सी भारत जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहा है या तो भारत का खुद का है या रशियन ओरिजिन का है, या हमने वो मॉडिफाई किया, बस और कुछ नहीं हमारे पास। अगर वो बता दें कि हमने हावी हो गए उन पे, इससे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके आर्म्स एम्यूनिशन नहीं बिकेंगे, क्योंकि उनका सामान कौन खरीदेगा। तो वो कभी भी दुनिया में ये नहीं बताएंगे कि भारत की किसी भी जहां पे जीत हुई है, क्योंकि ये जो हथियारों का बाजार है ना बेटा, ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये चलाते हैं कि दुनिया में हर जगह अनरेस्ट रहे। लोग सद्दाम हुसैन के नीचे खुश थे, वहां जाके लोग लीबिया में गद्दाफी के नीचे खुश थे, वहां प्रॉब्लम कर दी। लोग यमन में खुश थे, वहां प्रॉब्लम कर दी। अफगानिस्तान में कोई ओसामा बिन लादेन नहीं मिला इनको, उन्होंने जाके अटैक कर दिया। तो जहां अनरेस्ट फैलेगा इनके आर्म्स एम्यूनिशंस बिकेंगे। ये ही मेन गेम है बेटा। तो ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं लार्जर में कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चले। एंड जिस रेट पे भारत बढ़ रहा है, टुडे वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑन वे टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो दुनिया नहीं चाहेगी कि भारत उससे रेट से प्रोग्रेस करे, तो वो फिर खींचेंगे। तो खींचने का तरीका एक ये है कि उनको उलझा के रखो ताकि इनका पैसा डेवलपमेंट की जगह हथियारों में जाए। तो नोटिस करें ये जो ऑपरेशन चली 4 दिन की, इट इज मोर ऑन लाइन ऑफ हमास टैक्टिक्स। जो इजराइल हमास के युद्ध होता है उसमें अंधाधुंध ड्रोन्स छोड़े जाते हैं उनके यहाँ से। तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो रडार्स खुलेंगे, उनकी लोकेशन जाएगी उनको, फिर ये छोटा छोटा 3 किलो 5 किलो का वेपन लेके ऐसे ड्रॉप करेंगे, वो फटेगा तो थोड़ी सी तबाही होगी। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि आपकी गन्स उन पे फायर करना स्टार्ट करें, आपके रडार्स की लोकेशन मतलब उनको पता चले, एंड आपको उलझा के रखेंगे ताकि इस दौरान में वो अपने असली पैकेज जहाज हैं या कोई मिसाइल है, क्योंकि आप बिजी और ड्रोन्स में। तो ये टैक्टिक्स रहती हैं लड़ाई की। बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं इसमें। भारत की जो निर्मित चीजें हैं, जो खुद की निर्मित, जो हमारी DRDO, बेल, HAL की बनाई हुई चीजें हैं, जो हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स ने खुद किए हैं, वो स्टैंड आउट किए। दूसरी चीज जो दुनिया को जानना चाहिए कि हमारे पास पुराने हथियार हैं रशिया के दिए हुए 70s 80s 90s के, उसको हमने हमारी जो भारत की निर्मित चीजें हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया। अब भारत एक ऐसा देश है जहां पे वेस्टर्न सामान भी है, रशियन सामान भी है। तो जो इक्विपमेंट है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है कि ये उसके साथ भी काम करे, इसके साथ भी काम करे। ये जो चीज़ है मेरी समझ से कि जो हमारे भारत के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं, जो चेंजेस आए हैं, जो डेवलपमेंट्स हमने की हैं, ये दुश्मन को चौंका दिया उन्होंने। और वो टोटली एंड टोटली वेस्टर्न इक्विपमेंट एंड चाइनीज इक्विपमेंट पे निर्भर थे। एंड कहीं ना कहीं हमारी टैक्टिक्स एंड हमारी सोच उनसे अलग थी। And that made the difference. That made the difference because they could never expect कि we have reached that standard of our technical prowess कि हम उनको bypass कर सकें। बिल्कुल सही। आपने हथियारों के बाजार की बात की थी, थोड़ा डिस्कशन होता है या फिर पहली ही बार में ये बोल के कि चाइनीज आइटम तो लेने ही नहीं है, चलेगा कितने दिन पता नहीं है, नहीं, इसलिए कैंसिल कर देते हैं? ऐसा नहीं। बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है हथियारों का। ओके। उसमें ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए जाते हैं, सर्विसेज अपनी रिक्वायरमेंट देती हैं, उसको ASQAs बोलते हैं, जैसे एयरफोर्स में
एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, कि हमारे को नाम नहीं देते कोई, हमारे को एक जहाज चाहिए, वो इस स्पीड पे जाना चाहिए, उसमें इतने वेपन्स होने चाहिए, उसकी इतनी रेंज होनी चाहिए, उसका इतना ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, वो ये कैपेबिलिटीज होना चाहिए। तो ये हम फ्लोट करते हैं। फिर दुनिया के जितने देश हैं जो निर्माण, बेसिकली आपके ऑडियंस के लिए, दुनिया में सिर्फ 4 या 5 ही देश हैं जो जहाज के इंजन बनाते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है कोई शेयर नहीं करना चाहता। तो भारत ने अपना इंजन बनाया LCA के लिए, वो इंजन काफ़ी हद तक बन गया था, बट उसमें, और ये इन्होंने 20 साल लगाए हैं। अब आपके व्यूअर्स के लिए कि इतना क्या है उस इंजन, जो जेट इंजन है, जो एयरक्राफ्ट फाइटर्स का जो इंजन है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स है बहुत। इट्स लाइक न्यूक्लियर काइंड ऑफ वर्क विच हैज़ टू बी डन टू मैन्युफैक्चर ए जेट इंजन। उसमें जो मेटल यूज़ होता है, वो कम से कम जो इनटेक है टरबाइन की, उसका टेम्परेचर हजारों डिग्री सेंटीग्रेड में, जो एग्जॉस्ट जहाँ से आप देखते हैं पीछे से आग निकलती है, वहाँ का टेम्परेचर से 1000 डिग्री भी आप लीजिए, और वो इंजन 18 से 20 हजार रोटेशन पर मिनट पे चल रहा है। वो मेटल जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 18 से 20 हजार रोटेशन पर पे चल रहा है, इट शुड रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। ऐसा मेटल और ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन्स, और वो कहाँ से आएंगी? तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये समझ नहीं आती, ये लोग शेयर नहीं करना चाहते। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है एक्सेप्ट टू मैन्युफैक्चर इट आवरसेल्व्स, क्योंकि वो आपको जहाज बाहर का बन जाएगा, एयरफ्रेम बन जाएंगे, अंडर कैरेज बन जाएंगे, व्हील्स बन जाएंगे, तो जो फाइनर चीजें हैं, एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन एंड रडार्स, इसमें फाइन लगते हैं सॉफ्टवेयर चिप्स, तो उसमें भी हमारे को भी काम करना है। तो ये 2 चीज़ें अगर भारत इन कमिंग ईयर्स अगर एक इंजन अपना बना ले, और एक इस चीज़ों में थोड़ी सेमीकंडक्टर्स और उसमें डेवलपमेंट हो जाए, एंड ये जो अभी स्कर्मिश हुई है 4 दिन में, उसमें हमने भारत के निर्मित, जो DRDO के निर्मित रडार्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी डाल के अपने पुराने इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करके पूरे बॉर्डर्स पर डिप्लॉय करते। एक भी ड्रोन अंदर नहीं आ पाया। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतना टेररिज्म में इन्वेस्टमेंट? अभी भी देखो हाफिज सईद को कुछ रुपए दे दिए उन्होंने फिर से। प्लीज अंडरस्टैंड दैट कंट्री प्रॉपर्ली। उनका जो क्रिएशन है, जो नैरेटिव है फर्स्ट डे से, वो एंटी इंडिया है। मतलब नहीं, ओपनली वो बोलते हैं कि हमारा एक ही दुश्मन है। उनको पढ़ाया जाता है बच्चों को कि आपका दुश्मन है। अब हमारे देश में किसी को बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? नहीं। तो उनका एक बच्चा जो 5 साल का है, उसको आप स्ट्रीट पर रुक के पूछिए और इंडिया के बारे में पूछिए, तो वो पूरा ये बोलेगा कि मेरा बस चलेगा तो मैं गर्दन काट दूंगा, मेरा बस चलेगा तो मैं यहाँ बम मारूंगा, मेरा बस चलेगा और ये हमारे कट्टर दुश्मन। 5 साल का बच्चा उनके देश में ये बोलता है। तो वो किसी ने उसका इकोसिस्टम ने उसको सिखाया है, उसके घर में, उसके स्कूल में, उसके फ्रेंड्स ने। तो उस माइंडसेट से बच्चे बड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 79 के आसपास जब USSR ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तो अमेरिका ने क्या किया कि यहाँ पे पाकिस्तान में मुजाहिदीन खड़े किए टू फाइट द सोवियट्स। उस टाइम USSR सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका की बनती नहीं थी, एंड सटा हुआ था अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान। तो यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया। तो लड़ाई 79 से 91 तक चली, 10-12 साल। तो अगर आपने ये रैम्बो वगैरह पिक्चर देखी होंगी, ये जो आती है तो दे वर शॉट इन अफगानिस्तान एंड आर ऑफ दोज एरा। बट 91 से पहले, थोड़ा पहले 89 में रशियंस पुल्ड आउट ऑफ फ्रॉम अफगानिस्तान। अब ये फ्री हो गए। तो 89 से अगर आप देखें तो ये भारत की तरफ रुख कर लिया एंड कश्मीर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब इनको यूटिलाइज करना है। तो चाहे दुनिया में चेचनिया ले लीजिए, चाहे यूगोस्लाविया ले लीजिए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, जहाँ जहाँ भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, ये प्राइमरली उसकी जड़ें यहीं से जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इनके देश में एक आर्मी चीफ आए, ज़ियाउल हक। तब तक ये काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा था पाकिस्तान इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट ही इनकलकेटेड द लाइन ऑफ इस्लाम एज requirement for the armed forces. No civilian government ever in Pakistan has been able to finish 5 years. आर्मी का टोटल ग्रिप है उनके देश में, हर चीज में, चाहे वो बिजनेसेस हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे मिल्क फैक्ट्रीज हो, चाहे शिपिंग हो, चाहे हाईवेज हो, कुछ भी चीज हो, तो आर्मी का कंट्रोल है. So army controls a huge amount of business. Army controls all the verticals of the government.
एक ISPR है उनका, वो जो स्टेट मीडिया का जो कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी, DGI-SPR। तो और जो ISI है वो इनकी सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखता है, दैट इज ऑल्सो विद द आर्मी। तो जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, जो भी नरेटिव निकलता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी। तो जो कॉमन आदमी है वहाँ का, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उसको तो जो नरेटिव हर प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन में, उनकी बुक्स में, उनके न्यूज़पेपर्स में जो भी आएगा वो तो उसी को मानेगा ना। बलूचिस्तान इट्स अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ। बलूचिस्तान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। फरेब से बलूचिस्तान एक खान ऑफ कलात थे, कलात एक बलूचिस्तान में एक वहाँ के राजा थे। अच्छा। तो उनको इन्होंने झूठ बोल के, फुसला फुसलू के उनसे मिला लिया अपने साथ। वो 44% जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ $2 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं बलूचिस्तान में। चाहे वो कोल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे रेयर अर्थ हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे फ्यूल। तो आप क्या सोच रहे हो चाइनीज किस लिए गए हैं? तो चाइनीज जो ग्वादर पोर्ट बना रहा है वो बलूचिस्तान में है। तो चाइना वहाँ से अपना नोच नोच के सारे मिनरल्स, रिसोर्सेज शिप से डाल के अपने देश लेके जा रहा है। और उनको एक बोला हम आपको एक सड़क बना के देंगे, और वो किस लिए बना के देंगे? ग्वादर टू जिंगजियांग के जो चाइनीज शिप्स हैं वो घूम के ना जाएं, तो यहीं से मिडल ईस्ट से अपना ऑयल लाएं, ग्वादर में उतारें, और यहाँ से बाय रोड इस हाईवे के थ्रू और चीन के पश्चिम सिरे में लेके आ जाए। क्योंकि अगर आप अभी नोट करें तो सारे शिप्स चीन में, चीन की 90% आबादी उनके ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे है, पूरी चीन के। तो जो भी शहर हैं वो सारा कुछ ईस्ट में जाता है पहले, वहाँ से फिर वो इंटरनली उनके वेस्ट में आता है। तो अब ये जब सड़क बनाएंगे चीनी, जो पाकिस्तान से होती हुई हमारे हिस्से से, अक्साई चीन से होती हुई जब चाइना के वेस्ट में जाएगी, तो उनका ये सारा चक्कर बच गया। तो इसीलिए उन्होंने ये पाकिस्तान के साथ करार किया। अब बलूचिस्तान से वो काफ़ी हद तक निकलती है, तो बलूचियों को ये भी नहीं पसंद कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो चीनी लूट के लेके जा रहे हैं। तो और बाकी पाकिस्तान ने उनको पूरे पिछले 70 साल से दबा के रखा हुआ है, तो उनकी सारी रिसोर्सेज लेके जा रहे हैं। अब एक सुई जगह SUI बलूचिस्तान में, वहाँ से गैस निकलती है, बट वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। वो गैस को पंजाब में लेके जा रहे हैं, अपने पाकिस्तानी पंजाब में। यहाँ से सारी चीज़ें, तो अनरेस्ट फैल गया बलूचिस्तान में। एंड द मोस्ट वरिंग एस्पेक्ट अबाउट बलूचिस्तान इज दिस डिसअपीयरेंसेस। किसी को भी उठा के ले जाते हैं रात को, एंड देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम हु आर मिसिंग। तो हम कॉफी ब्रेक में कानपुर की बातें कर रहे हैं। सर कानपुर कई बार जा चुके हैं। कानपुर की हाजिर जवाबी बहुत अच्छी है, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो रोजी रोटी चल रही है वो कानपुर के पानी से चल रही है। क्योंकि बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस वहाँ पे जवाब आते हैं, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड एवरेज आदमी की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वहाँ पर, एंड चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो कोई आदमी हो उस शहर का, कॉमन से कॉमन आदमी, ही इज गॉट ए peculiar sense of humor and I think so वो आप पे रब आउट हो गई है। ओनली थिंग इज आप बॉम्बे जाके अच्छी संगत में बैठे हो वो सर मैं इसलिए बार बार कानपुर आता जाता हूँ। हाँ, ताकि रिफ्रेश हो जाए, थोड़ा दिन और वहाँ रहो, हवा मूड बना रहे भाई वो नहीं बिगड़ना चाहिए। जरा सा इधर उधर होते तो कानपुर के चालों के बीच में बैठ जाते हैं। तो वो तुरंत आपको ना वहीं पे ले आते हैं कि ज्यादा ना उड़ो तुम। ये भी वर्ड वहीं का है, ज्यादा मत, ये एयरफोर्स पे लागू नहीं है। नहीं। तो कानपुर वाले जब जैसे पड़ोस से चीनी भी मांगनी है ना, वो ऐसे मांगते हैं कि अरे दियो चीनी, तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं रहे हैं, वो अपनी वापस मांग रहे हैं। अब आप काफी जाते हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह। मैं जाता हूँ। हाँ जी। तो आप कानपुर IIT गए? नहीं, मुझे इनवाइट नहीं आया। बट मैं बोलता हूँ उनको, बट मेरे को अच्छा लगता है बच्चों से बात करके। क्योंकि हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे दिख रही है, हम कलेक्टिवली कोई काम नहीं कर सकते। इंडिविजुअली ऑल ऑफ अस आर ब्राइट, टीम प्लेयर कम है। टीम प्लेयर नहीं है, कम नहीं है ही नहीं। एंड यू कैन नॉट अचीव, जिंदगी में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते जब तक आप टीम की तरह काम नहीं करेंगे। 80 साल बीत गए हैं, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए। 45 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटम बम ड्रॉप किए थे। 80 सालों में बहुत सारे देशों ने ओपनली एंड क्वाइटली न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप कर ली है।
कईयों ने अपने से की है, कईयों ने पूछ पाछ की, कईयों ने चोरी चकारी से, हाँ। सबने कर लिया। अब एक न्यूक्लियर एक ऐसी चीज़ है जो आजकल किसी भी मीडियम से लॉन्च हो सकता है। मेरी ये समझ है कि कोई भी देश न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं लेगा इस वक्त, बिकॉज उसका जो रेमिफिकेशन है, उसका जो इफेक्ट है, तो भारत की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ की है। बट अगर हम पे हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इसीलिए अब आप देखें, जैसे रशिया है, उनके युद्ध चल रहा है, हमास का युद्ध है, बड़े युद्ध हुए हैं, गल्फ वॉर हुई है, ये हुई है, पर कोई न्यूक्लियर आज तक 80 साल में, ये 45 के बाद किसी भी देश ने न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं लिया। क्या न्यूक्लियर ऑप्शन लेने से पहले वर्ल्ड को और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को खबर करनी होती है, बताना पड़ता है? एक एजेंसी है IAEA, वो कंट्रोल करती है, वो रेगुलेट करती है, वो है, एंड वो मॉनिटर भी करती है, उनके सेंसर्स भी हैं। तो जैसे चेरनोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर इज़ नॉट ओनली फॉर वॉर, न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो बहुत जगह प्रयोग होती है। ओके। तो बहुत सारे देशों में न्यूक्लियर रिएक्टर्स, हमारे देश में भी हैं। तो उनकी न्यूक्लियर जो वेस्ट है उसका कैसे डिस्पोजिशन होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जब बनाने के टाइम पे कोई रेडिएशन का लीक तो नहीं है, किसी पे उस पर प्रभाव तो नहीं आ रहा है, दिस रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल, तो उससे किसी पे लाइफ स्टॉक्स पे या ह्यूमन बींग्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा। ऐसे बड़ी सारी रेगुलेशन एंड चेक्स एंड बैलेंसेस है, दैट इज अनदर सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ। ओसामा बिन लादेन जबकि पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसके बाद भी पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका बचाता क्यों है, डिफेंड क्यों करता है? पाकिस्तान एक अमेरिका के लिए वो शरारती बच्चा है, तो वो शरारत करता है। माँ बाप उसको कहते भी हैं, बट एंड में शाम को बोला, बेटा अच्छा कोका कोला पी लेना, फिर अच्छा चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है, मत करना आगे से, तो ऐसे तो मैं आपको F-16 भी दे दूंगा, मैं आपको AMRAAM भी दे दूंगा, बट दोबारा मत करना ऐसे बदमाशी। तो वो वाला लाडला देश है इनका पाकिस्तान। और क्यों लाडला है, मैंने आपको बताया, 79 से उनके इंटरेस्ट हैं। जो भी दुनिया में ये टेररिज्म फैली है, उसका मेरी समझ में जो गढ़ था, जो पेड़ लगाया है, वो जब इन्होंने CIA वगैरह ने, अमेरिकन ने मुजाहिदीन खड़े करने स्टार्ट किए, अब वो US के साथ तो टूट गया 91 के बाद। अब ये हमारे पास ट्रेंड लोग हैं, अब इनको एक ही चीज़ सिखाई गई है कि आप दहशत फैलाइए, तो वो कहाँ जाएंगे? कोई भी दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटी होती, कोई भी, पूरी दुनिया, उसकी तार आपको यहाँ से पाकिस्तान में मिलेगी। प्रॉब्लम इज the society is accepting it. The hardline version, the moderates are not ever speaking up. See, till the moderate, जर्मनी में क्या हुआ जब नाजीज ने ज्यूज पे अत्याचार करने स्टार्ट किए, the moderate Germans never stood up. जापान में क्या हुआ, जापान में भी यही हुआ। the Japanese forces वर्ल्ड वॉर से पहले इतनी रूथलेस थी, उन्होंने पूरा अपना चाइना का सारा एरिया जीत लिया, ताइवान वगैरह। जापानीज दे बर्मा तक आ गए थे, जापानीज लड़ते लड़ते सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रूथलेस थे। बट अगेन द मॉडरेट्स डिडंट स्पीक अप इन दैट कंट्री। सो टिल द मॉडरेट्स डोंट स्पीक अप, द हार्डलाइनर्स विल हैव देयर वे। आई फील till the collective voices start to come up, then only the hardliners will be made to think. और आपके देश पे भी आ सकते हैं। हाँ, अब जैसे ये घटना हुई है, so I didn't find very many prominent voices speaking for the services or for the nation. They're quiet. So somewhere I feel these are double standards. तो जब आप फोर्सेस में थे, अभी आप बाहर हैं, जब आप थे तब आपको इस बात की फिक्र होती है, या अभी जो है उनको इस बात का पता चलता है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, उससे फर्क पड़ता है? It is not that. It is the young generation who idolizes them as their heroes. Actual heroes are the ones who are wearing uniform. हाँ. Second Lieutenant अरुण खेत्रपाल, जिसको परमवीर चक्र मिला, उसने एनिमी के उस वॉर, उसकी लोगों ने 10 टैंक 71 वॉर में उड़ा दिए, और बैटल ऑफ बसंतर में वो पूरा एरिया उन्होंने बचा लिया। और उनको जब परमवीर चक्र मिला वीर गति के बाद, उनकी उम्र 21 साल की थी, 21 ईयर ओल्ड। अभी एक नेवल ऑफिसर हैं, उनका नाम है, उनकी बेटी है काम्या कार्तिकेयन, आप गूगल कर लीजिए। काम्या कार्तिकेयन हैज, दैट गर्ल हैज, 12वीं की बच्ची है, शी हैज क्लाइम्ड ऑल द 7 हाईएस्ट पीक्स इन ऑल द 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट. And she is brilliant in sports, brilliant in outdoor activities, and she is 17 years old. But abhi, as we speak now, 2 naval officers, Lieutenant Commander Dilna and Lieutenant Commander Rupa, are going on sailboats across the world alone. 2 girls, Navy की हैं, और वो अभी उनको शायद 4 या 5 महीने हो गए,
एडवेंचर पे निकली हैं, सीधी अकेले 2 लोग समुंदर में अराउंड द ग्लोब कर रहे हैं। हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है, अच्छी चीजें कभी नहीं बताई जाती। ना आपने काम्या कार्तिकेयन के बारे में सुना होगा, ना हमारी किसी बुक्स के बारे में, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा, यस, मनोज पांडे, ये इनकी कहानियां मेरे हिसाब से सिलेबस में होनी चाहिए, बुक्स में होनी चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। इंडिया गेट के पास आप जाइए, नेशनल वॉर मेमोरियल पे, वहां पे जो 21 परमवीर चक्र हैं उनके बस्ट लगे हैं, उनके नीचे स्टैचूज हैं, बट कोई नहीं जाता यंग जनरेशन में से। मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं। मैं अभी पूना में था जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था। इट वाज 50 इयर्स ऑफ 1971 वॉर खत्म हुई थी, एंड मैं वहां गया तो उस स्टेज पे जिन्होंने 71 वॉर में, बच्चों को तो खैर आजकल हिस्ट्री कोई पढ़ता नहीं है, बट ढाका में जब गवर्नर के घर पे मिग 21 से रॉकेट अंदर गया था, मीटिंग चल रही थी, दैट इमीडिएटली लेड टू द सीज फायर। तो अगर जनरल न्याजी और जनरल अरोड़ा की एक फोटो है जहाँ वो सीज फायर साइन कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बारी 93,000 सर्विंग लोगों ने अपने हथियार डाले, सरेंडर किया। वो जिन्होंने गोली मारी थी वो स्टेज पे बैठे थे। जिन्होंने वहां पे तंगेल एक जगह है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसमें पैराशूट जंप करके उन्होंने नदी पे कब्जा किया, वो लोग वहां बैठे थे। जिन्होंने 71 की लड़ाई में भाग लिया आर्मी नेवी के, वो थे रियर एडमिरल गुप्ता, संतोष गुप्ता, महावीर चक्र, उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम मैंने नेम किया एनडीए में। वो सारे जो हैं, इनकी कहानियां इनसे खुद सुननी चाहिए। ये लोग हैं, हमारे बीच में हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसे अब जैसे ये जो मिशन होके आया है, अभी जो होके आए हैं कुछ सालों में, जब ये लोग यूनिफॉर्म से बाहर निकलेंगे, अभी तो बात नहीं कर सकते, बट जब वो उस यूनिफॉर्म से बाहर आएंगे, आई एम श्योर हमारे देश का ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए कि उनको बिठा के उनसे पूछा जाए और उनको उतना रिस्पेक्ट और आदर सी वो सोल्जर ने अपनी जान दाव पे लगा के देश के लिए जो काम किया है, अगर एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रियल हीरो एंड अ रील हीरो, then there is problem with us, I feel. With us, बिल्कुल सही। अगर आज आपने रिटायरमेंट नहीं लिया होता तो क्या आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते या आप जहाज में होते? या मैं जहाज में होता। एक फील्ड मार्शल करियप्पा थे, तो ये भारत के फर्स्ट फील्ड मार्शल थे। आर्मी चीफ थे, उसके बाद फील्ड मार्शल बने। तो उनके नीचे अयूब खान ने काम किया था बिफोर पार्टीशन, 47 से पहले। अयूब खान वाज हिज जूनियर इन दी आर्मी दैट टाइम। फिर वो पाकिस्तान चले गए, ये इंडिया में रह गए। अब ये कहानी यहीं खत्म। 53 में फील्ड मार्शल करियप्पा रिटायर हो गए, अपना कूर्ग कर्नाटका में एक जगह, वहां जाके सेटल हो गए। 65 की जंग हो रही है, 65 बॉर्डर के पास, पठानकोट के पास लड़ाई में एक गोला आके लगता है एक जहाज में, उसमें से एक पायलट इजेक्ट करता है और उस पायलट को पाकिस्तान साइड में पकड़ लेते हैं। उस पायलट का नाम है स्क्वाड्रन लीडर करियप्पा। तो उससे पूछताछ की थोड़ी, तो काफ़ी, तो जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से वी आर नॉट सपोज्ड, आपने अभिनंदन का भी देखा होगा, यू आर जस्ट सपोज्ड टू गिव योर नेम रैंक, बाकी नॉट सपोज्ड टू टेल एनीथिंग। एनीवे, कुछ समय बाद पता चला कि फील्ड मार्शल करियप्पा का बेटा है स्क्वाड्रन लीडर करियप्पा, जो पकड़ा गया। अयूब खान बाय नाउ हैड बिकम डिक्टेटर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो एज ही वाज जूनियर टू फील्ड मार्शल करियप्पा, उन्होंने फ़ोन उठाया एंड गेव हिम अ कॉल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज कॉलिंग अप रिटायर्ड फील्ड मार्शल करियप्पा, एंड he picked up the phone and he told him, sir, I am Ayub Khan and your son is in my captivity. Please tell me where and when and how I should leave your son. So Field Marshal Kariappa tells him, he no more is my son. He is soldier of this country. Please deal with him the way you are dealing with the rest of the soldiers. Please do not give him any special treatment. Follow the Geneva Convention and do what is correct. And he kept the phone down. This is what I am saying is, आपका अपना बेटा और उस देश का राष्ट्रपति आपसे पूछ रहा है। ऐसी मैं हजारों कहानियां आपको रोज सुना सकता हूँ, बट ये कहीं निकल के नहीं आती, ये कहीं किसी चर्चा में बताई नहीं जाती, युवा पीढ़ी ना इससे अवगत हैं। तो ये हमारे देश की विपदा है। एंड ये बच्चों को स्कूल्स में, पेरेंट्स को वहाँ वॉर मेमोरियल पे लेके जाइए, वहाँ हर शहीद जिसने देश के लिए अपनी जान दी है उसकी एक ईंट लगी हुई है, और हजारों ईंटें लगी हुई हैं, और उसका जो मतलब है बलिदान का,
लोग तो गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहते, और जो अभी लड़ाई कराने के चक्कर में थे वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के सही ट्वीट बात। कर रहे हैं। हाँ। बट ना किसी के माँ बाप, ना किसी के बच्चे, ना किसी की फैमिली यूनिफॉर्म में है। उन्होंने ना वर्दी डाली है, ना उनके परिवार से कोई फौज में है, ना उनको दूर दूर से कोई लेना देना है, और वही लोग ऐसे इररिस्पॉन्सिबल और ऐसे कमेंट्स देते हैं। तो दैट पेन्स यू समटाइम्स। मैं आपसे इस पे पूछने वाला भी था कि सीज़फायर हो गई, हम नॉर्मल अपनी लाइफ में आ गए हैं, लेकिन वो 27 फैमिली जिन पे पहलगाम में अटैक हुआ, और वो फैमिलीज जो अभी इस छोटे से 4 दिन के वॉर में जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घर के बेटे गए हैं, वो फैमिली अभी किस दौर से गुजर रही है? सबसे दुख का माहौल तब होता है जब आप अपने कोलीग का जिसने आपके साथ वर्दी डाली हुई है और वो आपके साथ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंतिम शव को जब आप कंधा देते हैं, उससे बुरी फीलिंग नहीं है। और वो किस लिए गया है? वो देश प्रेम के लिए गया है। वो भी तो आराम से अपने घर में बैठ सकता था। उसने क्यों वर्दी डाली? वो अभी जो राजस्थान में 50 डिग्री पे बॉर्डर पे लगे हैं, या जो सर्दियों में -40 डिग्री में सियाचिन में बैठे हैं, वो किस भाव से काम कर रहे हैं? देश प्रेम के भाव से बात कर रहे हैं। बट अगर एज ए लार्जर कम्युनिटी, एज ए लार्जर सोसाइटी, इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि वो सेल्फलेसली, मैं हमेशा ये कहता हूँ यंग जनरेशन से कि यू बिकम वर्दी, कि आपके लिए वो मरने को तैयार है। कई बार हमारे को दुख होता है कि मतलब फोर्सेस आर डीलिंग एंड फाइटिंग एंड गिविंग देयर लाइव्स फॉर दिस कम्युनिटी। तो you have to become worthy, and you have to give respect to, and I'm not talking, it could be paramilitary, BSF, army, CRPF, सशस्त्र सीमा बल, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस, anybody in uniform, anybody, चाहे वो नॉर्मल पुलिस पर्सनल है, गर्मी में 50 डिग्रीज में सड़क पे खड़े होके दे आर डिफेंडिंग यू, गार्डिंग यू। द रिस्पेक्ट फॉर यूनिफॉर्म एज ए जनरल हैज टू कम अप इन आवर कंट्री, विच इज वे अहेड इन अदर कंट्रीज, वे अहेड। एंड आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इट इज़ ये मेरा निजी मानना है। देयर आर 2 कंसर्न्स, वन इज़ कंसर्न फॉर फैमिली एंड वन इज़ कंसर्न फॉर सोसाइटी। हमारे देश में कंसर्न फॉर फैमिली इज़ वेरी हाई। लोग अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए, माँ बाप भाई बहन के लिए, मतलब रात को 12 बजे पैदल भी चल पड़ेंगे कि बिल्कुल तक। बट जो कंसर्न फॉर सोसाइटी है, जो दूसरा भाग है, वो 0 है या नेगेटिव। दूसरे देशों में ये बहुत हाई है। तो हमारे को एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, वी हैव टू डेवलप दिस वर्टिकल कंसर्न फॉर सोसाइटी। एंड उसमें अगर हर आदमी अपना काम, हम गंदगी ना फैलाएं, हम रेड लाइट ना जंप करें, हम गाड़ी ठीक से पार्क करें, हम सारे कायदे कानून, हर आदमी, हर एक को लगता है कि 140 करोड़ है, मैं क्या करूँगा, मतलब मैंने पत्तल फेंक दिया सड़क पे तो उससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि द चेंज हैज़ टू कम बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, अगर हर इंसान ये सोचे कि मेरा फ़र्ज़ है, बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट आवर फ्रीडम, लिबर्टी, ये मेरा रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बट उसके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी के लिए ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। वो भाग कोई नहीं देखना चाहता। एवरी सिटीजन हैज सर्टेन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट वी आर लुकिंग ओनली एट प्रिविलेजेस एंड आवर राइट्स। तो ये भाग अगर हम देखना शुरू करें, बाएं वाला, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई फील विल बी अ बेटर कंट्री। Microsoft, Google, IBM, Adobe, MasterCard, सब all are being run by people of Indian origin. Yes. ऐसा क्यों है? In top scientists, 40% of NASA is of Indian origin. ठीक है, all top doctors, surgeons, engineers are of Indian origin. ऐसा क्यों है? We are the best in the world. We are the best in the world. Only thing is, हमारे पे, जैसे मैंने आपके उसमें बोला, हमारे पे टीम का काम करने का कल्चर नहीं है। वी आर ऑल इंडिविजुअलिस्टिक, वेरी गुड। ये पहली बारी है दुनिया में कि चीनी हथियार यूज हुए हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में, आज तक नहीं हुए। तो दुनिया जो उनके PL-15 मिसाइल्स हैं, HQ-9, HQ-16 जो अभी आप पूछ रहे थे, उनके JF-17 जो J-10s हैं, वो यूज हुए हैं पहली बारी। तो अब होल वर्ल्ड वुड बी एनालाइजिंग, क्योंकि ताइवान के अगेंस्ट अगर युद्ध होता है, या साउथ चाइना सी में युद्ध होता है, या कहीं और होता है इंडो पैसिफिक में, तो यही हथियार यूज होंगे। तो इनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या है? तो अमेरिकन्स वुड बी स्टडिंग, द यूरोपियंस वुड बी स्टडिंग, द रशियंस वुड बी स्टडिंग, द जापानीज वुड बी स्टडिंग, ऑफ कोर्स इंडियंस वुड बी स्टडिंग, एंड चाइनीज वुड नाउ वर्क ओवर टाइम टू अमेंड कि क्यों जो चीज़ ठीक नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई। सो इट्स इज एन वॉर फाइटिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब ये इट इज एन
ऑलवेज इवॉल्विंग। ये जो 4 दिन की लड़ाई हुई, ये सारी लड़ाइयों से टोटली हट के, तो आगे की लड़ाइयाँ जितनी भी होंगी वो हट के होंगी। तो वी हैव टू अडेप्ट। क्या हम चाइना के लिए तैयार हैं? चल रहा है काम जारी है। सच में? हाँ नहीं, वी हैव टू प्रिपेयर। मतलब हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही। वी हैव टू प्रिपेयर। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें ऐसा क्या सिखाया? मिला जुला भी ऑपरेशन था, तीनों फोर्सेस एक साथ आके ऑपरेट कर रही थी, तो ऐसा क्या सिखाया जो हम सीख भी सकते हैं, एक नॉर्मल जनता भी और फोर्सेस भी? सबसे बढ़िया जो चीज निकल के आई है, तीनों सर्विसेज की इंटीग्रेशन। हमारी जो इक्विपमेंट हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो एक कॉमन सॉफ्टवेयर के तहत हमने इंटीग्रेट कर दिए। ये दुनिया समझ ही नहीं पा रही कि हमने आर्मी की गन्स, पुरानी गन्स, 80s की, 90s की, 90s के रडार्स, और जो विदेशों से, उनको अब हमारे पास वेस्टर्न इक्विपमेंट भी है, हमारे पास रशियन इक्विपमेंट भी है। अगर हमें कोई चीज़ यूज़ करनी है तो जनरल कंपैटिबिलिटी होती है, रशियन चीज़ इज़ कंपैटिबल टू रशियन, जो वेस्टर्न चीज़ होती है। बट भारत ने हमारे अपने साइंटिस्ट से, अपने इंजीनियर से इन हाउस हमने वो मॉडिफाई करा लिया। वो इधर भी काम कर रहा है, उधर भी काम कर रहा है। क्या ये मम्मियों वाली टेक्नोलॉजी है सर? अभी जो हम घर में करते थे कि तो इसको दुनिया चकित है। दुनिया चकित है कि इतनी फास्ट हमने अपनी जो इंटरनल मॉडिफिकेशंस की हैं, वो कहीं ना कहीं हैज शेकन अप द वर्ल्ड। सो दिस इज द बेस्ट लेसन आई फील योर व्यूअर्स कैन गेट in this 4-day war. And second, in my opinion, India has arrived as a military hardware. So that is out of question. Second, nobody will now look at us the way they used to live, कि arms importer हैं, ये हमेशा लड़ाई के लिए दूसरे देशों पे निर्भर रहते हैं, and कभी होगा तो हम स्क्वीज कर सकते हैं। अब वो 10 बार सोचेंगे, anybody in this world. So this is the outcome, in my opinion, of this 4 days. And that is also an answer for China. Everybody, I told for the word, for the word I said. समझ रहा हूँ सर, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ। आपने कहा था 2 घंटे बैठ के आप मुझे बता देंगे कि क्या क्या अपडेट करा देंगे। आप जब सर्विस से बाहर हुए तब हम इतनी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यंग बच्चों को कहना चाहता हूँ कि रिसर्च में जुड़िए, डेवलप कीजिए चीज़ें, उनको पेटेंट लीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चों का एक ही मकसद है, हम फिनिश करेंगे, अब्रॉड जाएंगे, हम फलानी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो अपने बच्चों को ग्रूम करके अपने देश के लिए, अब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों फौज में, दोनों फोर्सेस में, यस, तो अपने, अभी दोनों डिप्लॉयड हैं, तो अपने देश के लिए अपने को अगर हम समर्पित कर पाएं तो उससे अच्छा कुछ है नहीं। और चाहे 1000 प्रॉब्लम्स हमारे देश, बट ये हमारा अपना देश है, ये हमारी प्रॉब्लम है, और हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, ये हो जाएगा। मतलब इट्स जस्ट अ थिंग। हमारे को ग्रुप टीम की तरह काम करना है, हमारे को औरों का ध्यान रखना है, देश के प्रति कुछ योगदान देना। तो उसी भाव में जितने यंग बच्चे हैं, वो जितने नए डिफेंस के स्टार्टअप्स हैं, कोई किसी चीज़ में जोड़ना चाहता है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। एंड और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो इन योर ओन वे, you just stand with the people who are fighting for you. And the first thing is self belief. आप तभी आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर विश्वास हो। I'll give a normal example which will gel with everybody, is of ऋषभ पंत। 30 से 31 दिसंबर 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसका एक पैर कटने की कगार पे था, and he was about to die. I'm giving example of willpower, grit, mindset. बिल्कुल सही। He recovered, he got his strength back, he worked for 15 hours a day on his fitness and strength. Then in middle of 2023, he started practicing. Then by August, September of 2023, he played domestic cricket. He came through the normal queue and got selected for the national team. And in 2024, he lifted the World Cup for India. A person who was about to die and his leg was to be cut, in 1 year and a few months, he is lifted the World Cup. This is the kind of passion, if you have for yourself, nobody can stop. बिल्कुल सही सर। I met him in Bangalore, I guess. Yeah, Bangalore. And he's a very nice guy. See, what stood out for Virat Kohli,
when he was a captain is leadership. लीडरशिप मैं आपसे हर चीज बार बार में कह what stands out, 11 लोग वही हैं, वही 11 लोग हैं, बट एक 11 लोग इज लेड बाय वन प्लेयर, दे परफॉर्म डिफरेंटली, एंड वही 11 लोग इज लेड बाय अनदर पर्सन, दे परफॉर्म डिफरेंटली. हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हर एक को लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, कि मैं ही वो हूँ, मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं नहीं. अब राहुल द्रविड़ जैसे सचिन तेंदुलकर था कैप्टन, अब वो ही गेव अप हिज कैप्टन. तो ऐसा थोड़ा ना कि ही वॉज बेस्ट इन द बेस्ट के वो बाउंड्री पे उसकी कैप्टन की बात नहीं सुनता था कि यहाँ चले जाओ. यू हैव टू अडेप्ट एज पर दिस थिंग. बिल्कुल. तो जिस दिन ये समझ आ जाए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमारे को मिल के करना है, आई थिंक सो वुड बी. महेंद्र सिंह धोनी को आप कैसे देखते हैं टीम प्लेयर में? महेंद्र सिंह धोनी इज अ वेरी गुड लीडर, वेरी गुड लीडर. हाँ, बिकॉज ही कनेक्ट्स वेल. पीपल सी रिस्पेक्ट क्या होता है, मैं उदाहरण देता हूँ. अभी 2022 में जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ. यस. तो मैं टीवी में देख रहा था, उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए. उस ट्रक के पीछे हजारों लोग चल रहे हैं. ना तो उन्होंने किसी ने जनरल बिपिन रावत के साथ काम किया, ना बिपिन रावत ने उनकी जिंदगी में कोई असर लाए. व्हाई इज इट दैट दे आर वॉकिंग बिहाइंड जनरल बिपिन? बिकॉज समवेयर इन देयर माइंड्स they have accepted him as their leader. They have accepted him as their leader, and now when the leader goes, they are giving their respects. So ऐसे ही टीम में महेंद्र सिंह धोनी commands that this thing. People accept him as the leader. And last बस इतना ही जानना चाहूँगा कि is there a big difference between Modi leadership and the before Congress leadership for armed forces? Yes, we have got more options now available. Invariably what changes I find in last 5 to 10 years is that we are encouraging more and more domestic this thing. अभी जैसे एक C295 जहाज आपने सुना होगा, अभी भारत एयरफोर्स को रिप्लेसमेंट चाहिए था. ओके. तो हमने खरीदे नहीं है. हमें 56 जहाज चाहिए थे. हमने शॉर्टलिस्ट किया, तो एक स्पेन एयरबस का कंसोर्टियम है, उसको कासा बोलते हैं, CASA, स्पेन में है बेस्ड. 16 ही खरीदे. और बोला कि 40 आप भारत में ही, भारत के सामान से ही निर्मित, भारत में ही करेंगे, भारत में बनाएंगे. हाँ. तो वो प्रधानमंत्री मोदी और स्पेनिश PM ने लास्ट ईयर फैसिलिटी इनॉग्रेट किया है. तो अब जो बाकी 40 जहाज हैं, उसके लिए जो इकोसिस्टम भारत में बन गया. सो पूरे बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, ये एरियाज़ में, नागपुर के पास बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, MSMEs, जो इस जहाज़ के कंपोनेंट्स बना रही हैं, इस जहाज़ के स्पेयर्स बना रही हैं, इस जहाज़ के. तो ये जहाज़ जो 48% पहले इंडिजनाइज होना था, 2030 तक 78% इंडिजनाइज होगा. तो जो जहाज़ अब बनेंगे, उसमें 78% जो भाग लगेंगे वो भारत में निर्मित होंगे. तो उससे क्या रहता है कि भारत की इकॉनमी बढ़ेगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगे. एंड बेस्ट पार्ट है, कल को अगर युद्ध होता है या कुछ और रिक्वायरमेंट आती है, तो हमारे को किसी दूसरे देश के पास नहीं भागना. तो हमारी चीज़ें, तो ये दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. तो आपके माध्यम से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, देयर आर लॉट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स व्हिच आर कमिंग अप, व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर डिफेंस. तो उसके साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो दैट इज. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर.